Hello, my dear friends. Welcome to Mura Academy. Now, today is the last lecture of journal. Up to the previous lecture, we have solved 8 different questions on the topic of journal. One lecture, one problem is the way in which I have solved the questions. I have almost devoted 40 to 50 minutes for every question and I have discussed every adjustment in detail. I am very sure that you must have understood the adjustments properly and it must have generated necessary confidence in your mind to solve the questions on your own. लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करने वाले हैं, जो जो अलग अलग कंसेप्ट मैंने इस टॉपिक में सिखाया उसको सारे के सारे कंसेप्ट को हम रिवाइज करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में नया कुछ नहीं सिखाऊंगा. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ रिवीजन करवा के लेता हूं, क्योंकि आपको जर्नल टॉपिक जितना अच्छा समझेगा उतना आपका अकाउंट्स का जर्नी अच्छा होने वाला है. चलो फिर फटाफट से चेक करते हैं अपना रिवीजन. ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मूव माई सेल्फ अ लिटिल फर्दर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लुक नाइस. ओके, चलो. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा इस टॉपिक में? डॉक्यूमेंट्स का मतलब सीखा था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अकाउंटेंट मतलब चित्रगुप्त तो है नहीं. अगर वो चित्रगुप्त नहीं है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे उसको खुद को प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है. बिजनेस बड़ी चीज़ होती है, कंटिन्यूसली अलग अलग जगह पे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. कहाँ पे परचेस होता रहेगा, कहाँ पे सेल्स होता रहेगा, कहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस होता रहेगा, कहाँ पे एडवर्टाइजिंग होता रहेगा, कहाँ पे और कुछ चीज़ें होती रहेंगी. तो जहाँ जहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस के अलग अलग एम्प्लॉयज़ ये ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, वो सब जगह पे अकाउंटेंट को खुद को पर्सनली प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है. इसके लिए अकाउंटेंट क्या बोलता है, बाबा लोग तुम लोग ट्रांजैक्शंस करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, फिर भी आपने वहाँ पे जो भी कुछ किया है ये मुझे ठीक से नज़र आना चाहिए. इसके लिए आप कुछ तो चिट्ठी चपाटी कर दो, कुछ तो राइटिंग में मुझे एविडेंस क्रिएट करके दे दो. तो बोलेंगे ठीक है, हम राइटिंग में कुछ तो लिख के देंगे. अगर वो कुछ तो लिख के देंगे तो बाद में अकाउंटेंट को फिर से विजुअलाइज करने को डिफिकल्टी जाएगी कि ट्रांजैक्शंस क्या हुए थे. तो अकाउंटेंट बोलते हैं ठीक है, अभी आपने मान लिया ना कि आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा मत लिखिए, बल्कि मुझे जिस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा उस तरह से लिख के दीजिए. मैं आपको बड़ा ऐसे लिखने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको बड़ा पोएम लिखने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने को बोलूँगा. ऐसा कौन कह रहा है? अकाउंटेंट. किसको कह रहा है? बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. तो उनको क्या बोलेगा, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो. और डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा रहेगा? जर्नल वाउचर. जर्नल वाउचर, क्योंकि हमारा प्राइम बुक ऑफ एंट्री का नाम क्या है? जर्नल. जर्नल एक बुक रहने वाला है. उस बुक के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखते हैं. और वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जिस कागज़ के पन्ने को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उस कागज़ पे पन्ने पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम रखने वाले हम लोग जर्नल वाउचर. सो जर्नल वाउचर से जाना कहाँ पे है? जर्नल के अंदर जाना है. दैट इज़ अ बेसिक थिंग टू बी केप्ट इन माइंड. फिर जर्नल वाउचर के अंदर क्या क्या रहेगा? डेट रहेगी, कौन सा बिजनेस है उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, ट्रांजैक्शन कौन सा है वो लिखा हुआ रहेगा, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी. और ट्रांजैक्शन क्या हुआ था उसका डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा. फिर हमको समझा कि नहीं, देर आर सर्टन ट्रांजैक्शंस विच आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट. मतलब एडवर्टाइजिंग का पेमेंट किया, ट्रैवलिंग का पेमेंट किया, प्रिंटिंग एसेसरी का पेमेंट किया, तो हम सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया? हमेशा कैश अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. अगर कैश अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसके लिए पूरा जर्नल वाउचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल वाउचर फिर से बार क्या बोलेगा, किसको डेबिट कर रहे हो वो भी बताओ और किसको क्रेडिट कर रहे हो वो भी बताओ. अगर ये सब पेमेंट के ही ट्रांजैक्शंस है तो इन दैट केस यहाँ पे क्रेडिट तो कैश को ही होने वाला है. तो बार बार डेबिट इसको किया, क्रेडिट कैश को किया, डेबिट उसको किया, क्रेडिट कैश को किया, डेबिट इसको किया, क्रेडिट कैश को किया. तो बार बार क्रेडिट कैश को किया लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ये कागज़ का पन्ना, शायद हमने ये वाइट कलर का बुक बनाया हुआ है जर्नल वाउचर का, ये शायद हम लोग येलो कलर का बनाएंगे, तो देखते ही हमको समझ में आएगा अच्छा येलो कलर का है ना, मतलब कैश पेमेंट का रहेगा. मतलब अपने को अभी क्रेडिट किसको करने का है? कैश को ही करने का है, नहीं तो बैंक को ही करने का मालूम पड़ गया है. अपने को सोचने की जरूरत नहीं कि किसको क्रेडिट करने का है. सो जर्नल वाउचर बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट नहीं तो चेक पेमेंट, विच ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व क्रेडिट ऑलवेज टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड नॉट इन द जर्नल वाउचर बट इन द कैश पेमेंट वाउचर. क्योंकि जर्नल वाउचर के अंदर किसको डेबिट किसको क्रेडिट दोनों बताना पड़ता है, और कैश पेमेंट के अंदर क्रेडिट तो कैश को ही अपने को मालूम है, क्रेडिट तो बैंक को ही अपने को मालूम है, सिर्फ डेबिट किसको है वो बताना पड़ता है.
फिर जब कैश रिसीट के ट्रांजेक्शन्स रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे जिस तरह से हमने कैश पेमेंट का सबका मिला के लेटर से येलो बुक बना के रखा था, वैसे यहाँ पे शायद हम लोग पिंक बुक बना के रखेंगे। ज़रूरी नहीं है पिंक ही बनाना पड़ेगा या फिर येलो ही बनाना पड़ेगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कलर कोडिंग कर सकते हो। तो कागज़ को देख के पता चलेगा अरे ये वाउचर है और रिसीट बनाया हुआ है, इसका मतलब 100% हमको मालूम है कि इसमें कैश ही डेबिट हुआ रहेगा, नहीं तो बैंक ही डेबिट हुआ रहेगा, क्योंकि कैश इज़ कमिंग इन और बैंक इज़ द रिसीवर, मतलब इनको ही डेबिट करना है। तो फिर किसको डेबिट किया है फिर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रेडिट किसको क्या वो पूछना पड़ेगा। सो जब कैश रिसीट होती है तो हम लोग कौन सा वाउचर बनाते हैं, तो हम लोग रिसीट वाउचर बनाते हैं कि फिर कैश रिसीट बनाते हैं। और जिस ट्रांजैक्शन में कैश को डेबिट या फिर क्रेडिट किया हुआ नहीं है, बैंक को डेबिट या फिर क्रेडिट किया हुआ नहीं है, वो वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अभी कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा अपना, एक्चुअल जर्नल वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। सो जर्नल वाउचर इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अदर ट्रांजैक्शंस which do not involve cash receipts or cash payment. For cash receipts we prepare receipts, and for cash payment we require cash payment voucher. Okay, so this is how the documents are prepared by us. Second type of document is called as tax invoice. Tax invoice कौन बनाता है, हमेशा जो सेल करता है वो टैक्स इनवॉइस बनाता है। सो टैक्स इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड नॉट बाय द बायर। बायर उसको बनाने वाला नहीं है, हमेशा सेलर बनाने वाला है। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या है, टैक्स इनवॉइस मतलब आपका सेल्स का बिल है, लेकिन वो इस तरह से बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट को जो जो डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगे और उसके अंदर जीएसटी कितना कलेक्ट किया है वो भी लिखा हुआ रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा, टैक्स इनवॉइस हमेशा सेलर ही बनाएगा, बायर कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे हमने, कौन से बैंक इंस्ट्रूमेंट्स रहते याद है क्या आपको। एक था चेक। चेक कौन से तरीके के थे याद है क्या। बैंक इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, जब हम जर्नल की बात करते हैं तो हमने प्रिंट किया है जर्नल को, उसके बाद हम अपने हाथ से लिखने वाले हैं, तो जो फॉर्मेट है वो भी हमने प्रिंट किया। कैश पेमेंट का वाउचर, कैश रिसीट का वाउचर, अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल वाउचर, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट वाउचर बनाएंगे। ये पेमेंट वाउचर का ब्लैंक फॉर्मेट हमने प्रिंट किया है, इसके लिए हम लोग रिसीट बनाएंगे। रिसीट का फॉर्मेट हमने प्रिंट किया है ब्लैंक फॉर्मेट, और अदर ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर का ब्लैंक फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, हमने प्रिंट किया है और बाद में उसके हाथ से हम लोग लिखते हैं। तो ब्लैंक फॉर्मेट वो भी हमारा, कागज़ भी हमारा, और ब्लैंक फॉर्मेट पे लिखने वाले भी हम ही लोग हैं। लेकिन जब हम बैंक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो बैंक इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। उसका जो ब्लैंक फॉर्मेट है, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स का ब्लैंक फॉर्मेट जो है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, बैंक बनाती है। बैंक उसको छापती है और अपने को दे देती है, उसको बोलते हैं चेकबुक। तो मतलब बैंक इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट prepared on our stationery, they are prepared by the bank on their stationery. After printing they are giving it to us in a blank format, फिर उसके बाद हम लोग लिखते जाते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स में से जर्नल वाउचर हमने छापा, उसके बाद हम ही लिखेंगे। टैक्स इनवॉइस हमने छापा, उसके बाद हम ही लिखेंगे। लेकिन बैंक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बैंक ने छापा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा बोला हमने, पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका चेक। और चेक कितने तरीके का रह सकता है, बेयरर चेक रह सकता है, मतलब आपको जिसने चेक इशू किया है उसके बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बैंक में जाने की ज़रूरत है, सॉरी फॉर दैट। आपको बेयरर चेक है तो आपको जिसने चेक इशू किया हुआ है उसी के बैंक में जाने का है, उसी के ब्रांच में जाने का है, वहाँ पे काउंटर पे चेक देने का है, टोकन नंबर लेने का है और बाद में चुप बैठने का है। टोकन नंबर लेके उसके बाद में आपको पैसा वापस मिल जाएगा तो काम खत्म होगी। सो बेयरर चेक। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मतलब उस पर नाम लिखा हुआ रहेगा कि ये चेक किसको मिलने वाला है, उसी को जाके उस बैंक में जाना पड़ेगा, जिसने चेक इशू किया है उसके बैंक में जाना पड़ेगा और उधर जाके चेक को टोकन नंबर देके कैश लेके आना पड़ेगा। बेयरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क है, बेयरर चेक में नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक्स को दिया रहेगा, वाई भी जाके ले आ सकता है। ऑर्डर चेक इसका मतलब मैंने एक्स का नाम लिखा हुआ रहेगा कि बाबा ये एक्स को ही देना है करके, फिर एक्स को पीछे साइन करना पड़ेगा कि बाबा ये मैं ही एक्स हूँ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कौन सा चेक था तुम्हारा, क्रॉस चेक था। क्रॉस चेक मतलब जिसने इशू किया है उसके बैंक में मत जाना, उसके ब्रांच में मत जाना, खुद के बैंक में जाना, उधर खुद के अकाउंट में चेक डिपॉजिट करना और चेक को डिपॉजिट करने के बाद में फिर चेक कर लो कि तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। फिर वो अपना बैंक का करेगा, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को उसका एक इमेज भेजेगा, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस चेक करेगा, वो MICR कोड वगैरह यूज़ करके चेक करेगा कि उनसे उसको कौन से बैंक के कौन से ब्रांच में भेजने का है। वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से वो चेक को सिग्नेचर चेक करेंगे, अमाउंट इन वर्ड्स अमाउंट इन फिगर बराबर है कि नहीं चेक करेंगे और आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बता देंगे हाँ पैसा है, ट्रांसफ़र कर दो, फिर अपने बैंक में पैसा आएगा। डेट इज कॉल्ड एज क्रॉस चेक। और अकाउंट पे ही चेक है, इसका मतलब
जिसका नाम है क्रॉसी चेक रहता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग है, जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जाएगा, बाकी किसी अकाउंट में नहीं जाएगा, एंडोर्समेंट करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द अकाउंट पे चेक। ओके, ये सब चीज़ों को डिस्कस करके हो गया अपना। और दूसरा कौन है, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिमांड ड्राफ्ट रह सकता है, जर्नल हमने बनाया मतलब हमने छपवाया और हमने लिखा, टैक्स इनवॉइस हमने छपवाया हमने लिखा, बैंक इंस्ट्रूमेंट बैंक ने छपवाया हमने लिखा मतलब चेक, और बैंक नहीं छपवाया और बैंक ने ही उसके ऊपर लिख के दिया तो बन जाएगा कौन, डिमांड ड्राफ्ट। मतलब हम लिखने वाले भी नहीं है, ब्लैंक फॉर्मेट भी कौन छापेगी, बैंक, और उसके बाद लिखेगा भी कौन, बैंक का मैनेजर, हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको बोलने का है डिमांड ड्राफ्ट। तो दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करके हो गई है। देन वी स्टडीड, क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स अभी किसके पास आते हैं, अकाउंटेंट के पास आते हैं। फिर अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको जर्नल एंट्री में कंसिडर करेगा। जर्नल एंट्री कैसा रह सकता है, जिसमें एक ही अकाउंट को डेबिट हुआ है और एक ही अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितने भी डेबिट हो सकते हैं, और एक या फिर दो या फिर तीन अलग अलग लोग क्रेडिट हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड एंट्री। तो अगर मैं कहता हूं कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसका मतलब क्या हो गया, डेबिट भी एक ही अकाउंट को हुआ है और क्रेडिट भी एक ही अकाउंट को हुआ है, तो ये सिंपल एंट्री हो गया है। और अगर मैं कहता हूं सैलरी अकाउंट डेबिट एंड मे बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे क्या हो गया, एक और दो ट्रांजैक्शंस को डेबिट हुआ है, एक ट्रांजैक्शन को क्रेडिट हुआ है और एक अकाउंट को क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब इसको क्या बोलना पड़ेगा, कंबाइंड एंट्री बोलना पड़ेगा। कंबाइंड में एक से ज़्यादा लोग डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, या फिर एक ही डेबिट है और एक से ज़्यादा क्रेडिट है, या फिर एक से ज़्यादा डेबिट है और एक से ज़्यादा क्रेडिट है, ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। ओके, लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमने बोला था जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या है, जीएसटी एक फैमिली है, उसके अंदर दो भाई है, अगर आपको याद रहेगा तो। एक भाई का नाम क्या है, सीजीएसटी, और एक भाई का नाम क्या है, एसजीएसटी। जिन्होंने मेरा जीएसटी का पूरा लेक्चर 45 मिनट का कुछ तो लेक्चर था, वो पूरा देखा रहेगा, तो आपको समझेगा कि इसके अंदर और भी लोग रहते हैं, आईजीएसटी भी रह सकता है और यूटीजीएसटी भी रह सकता है। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमको जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर आईजीएसटी का जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है, यूटीजीएसटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। महाराष्ट्र बोर्ड में अपने को सीजीएसटी एसजीएसटी का ही प्रॉब्लम आने वाला है 11वीं में। आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, टेंशन मत लो, सब सीखना है अपने को, कुछ छोड़ने का तो है नहीं। यू आर गोइंग टू बी द इंटेलिजेंट अकाउंटेंट। ओके, तो अभी याद रखने का है कि जीएसटी नाम का फैमिली है, उस फैमिली को हम लोग जब बुलाते हैं तो अपने को साथ में दो भाई आएंगे, याद रखना पड़ता है। एक भाई का नाम क्या है, सीजीएसटी, दूसरे भाई का नाम क्या है, एसजीएसटी, और दोनों हमेशा इक्वल बराबर के हिस्सेदार रहते हैं। मतलब अगर जीएसटी 18% रहेगा तो ये 9% का रहेगा और ये 9% का रहेगा। जीएसटी 28% का रहेगा तो ये 14% का रहेगा और ये 14% का रहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूँ, रुको, प्रेजेंटेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। आई विल डू इट लाइक दिस। यप, अगर जीएसटी 18% का रहेगा तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अगर जीएसटी 28% का रहेगा तो सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। अगर ये 12% का रहेगा तो ये 6% और ये 6%। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो हमेशा याद रखने का कि जीएसटी इस तरह से चलता है। फिर याद रखने का जीएसटी हमेशा कौन लेता है, सेलर ही जीएसटी को कलेक्ट करता है। बायर कभी जीएसटी को कलेक्ट नहीं कर सकता है, सेलर हमेशा जीएसटी को कलेक्ट करेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस वही बनाने वाला है। फिर अगर सपोज हम सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट के साथ जब जीएसटी आते हैं, ये जो दो भाई लोग हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, तो उनके नाम के पहले लग जाता है आउटपुट। तो सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आता है, और परचेस के साथ परचेस अकाउंट आता है, और उसके साथ आ जाए फिर कौन, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। सो सेल के साथ अगर जीएसटी का फैमिली आया तो उनका नाम बन जाता है आउटपुट जीएसटी का फैमिली, और परचेस के साथ अगर जीएसटी आ गया तो उसका नाम बन जाता है इनपुट जीएसटी का फैमिली। इनपुट जीएसटी परचेस के साथ है, परचेस को जनरली हम डेबिट करते हैं, तो इनपुट जीएसटी को भी हम लोग जनरली डेबिट करने वाले हैं, और सेल्स को हम लोग जनरली क्रेडिट करते हैं, मतलब आउटपुट जीएसटी को भी हम लोग हमेशा क्रेडिट करने वाले हैं। बाद में कभी तो डेबिट होता है एक बार, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो द लॉजिक इज लाइक दिस, सेल्स के साथ जीएसटी बैठेगा तो कौन बैठेगा, आउटपुट जीएसटी ऐसे नाम से बैठेगा,
और परचेस के साथ बैठेगा तो इनपुट जीएसटी के नाम से बैठेगा, लेकिन जीएसटी कभी अकेला आता ही नहीं है, हमेशा कौन आएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता है कि सर सेल्स का अकाउंट है और आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट है और इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सीजीएसटी आउटपुट है तो उसका भाई कौन है, एसजीएसटी आउटपुट, और सीजीएसटी इनपुट है तो उसका भाई कौन है, एसजीएसटी इनपुट। क्लियर। और ये दोनों भाई किसके साथ आते हैं, ये दोनों हमेशा परचेस के साथ आते हैं। ये दोनों भाई किसके साथ आते हैं, हमेशा सेल्स के साथ आते हैं। और ये दोनों भाई को हमेशा क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। इन दोनों भाई को हमेशा क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। सिंपल पॉइंट्स। ओके, तो फिर अभी इसके आगे अपने को कौन सा पॉइंट देखने का है, अपने को देखने का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपको क्या सिखाया था मैंने, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट कब आता है, ट्रेड डिस्काउंट इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बल्क परचेस एंड कैश डिस्काउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो देखो ये छोटा सा पॉइंट है अपना, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या है, कैटलॉग प्राइस। हमने जो अपना ट्रांजैक्शंस किया रहेगा उसके लिए कैटलॉग में पहले जो प्राइस लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कैटलॉग प्राइस, नहीं तो लिस्ट प्राइस। उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, हमेशा कैटलॉग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हम लोग कैटलॉग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसका अगर 5% रहेगा, 10% रहेगा, जो भी कुछ रेट बोला रहेगा, दैट रेट मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर 10,000 है तो उसके ऊपर कैलकुलेट करने का है। जो भी कुछ रेट बोला है ट्रेड डिस्काउंट का, 5%, ट्रेड 10%, दैट शुड बी ऑन लिस्ट प्राइस। ओके, फिर जो बचेगा उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, एंड इनवॉइस प्राइस में से माइनस करने का रहता है अपने को कौन सा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा, कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेट ऑलवेज ऑन, इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन इनवॉइस प्राइस। सो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑन लिस्ट प्राइस and cash discount is on invoice price. Okay, this is the basic point to be kept in mind. बाकी कुछ झंझट नहीं, बचा कुछ अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज कैश रिसीव्ड और कैश पेड। तो अगर सपोज अपना परचेस का ट्रांजैक्शन रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, इसको रिकॉर्ड करने का नहीं, इसको रिकॉर्ड करने का नहीं, और मुझे एंट्री क्या करना पड़ेगा, परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन डेबिट और कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रहेगा, जितना इनवॉइस प्राइस है उतना अमाउंट रहेगा, मतलब दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड। इसको बोलूँगा पॉइंट नंबर 1। तो परचेस अकाउंट डेबिट विल बी बाय द अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। एंड अभी हमने क्या किया है, जो भी कुछ परचेस किया है उतना सारा का सारा हमने कैश पे नहीं किया है। क्यों, क्योंकि हमको कैश डिस्काउंट मिला है, हमने जरा जल्दी पेमेंट किया हुआ है। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा टू क्या रे, टू कैश अकाउंट, वो ये वाला अमाउंट रहेगा, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वो ये वाला अमाउंट रहेगा। अच्छा, याद है कि आपको मैंने बोला था कि कैश डिस्काउंट का स्पेशलिटी क्या रहता है, डिस्काउंट ये एक चीज़ है लेकिन उसके दो अलग अलग नाम आते हैं। एक रहता है कौन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और एक रहता है कौन, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मतलब अपना लॉस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मतलब अपना गेन है। जब हम लोग पे करते हैं कैश तो अपने को क्या हो जाता है, कैश इज गोइंग आउट, और उसकी वजह से अपने को थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि हमको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कैश और डिस्काउंट ये दोनों लोग हमेशा साथ में बैठते हैं। कैश को अगर डेबिट किया रहेगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट करने का, और कैश को अगर क्रेडिट किया रहेगा तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करने का। वो कभी जगह छोड़ते नहीं है, कैश को डेबिट किया है और डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कैश को डेबिट किया रहेगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट ही करेंगे, और कैश को क्रेडिट किया रहेगा तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही करेंगे। सिर्फ याद क्या रखने का, कैश को क्रेडिट किया रहेगा मतलब रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट मस्ट बी रिसीव्ड। तो तभी जब तुम कैश को क्रेडिट करते वक्त साथ में डिस्काउंट कॉलम यूज करने वाले हो, डिस्काउंट अकाउंट यूज करने वाले हो, तो उस डिस्काउंट अकाउंट का नाम क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और अगर तुमको कैश रिसीव हो रही है, कैश रिसीव कर रहे हो मतलब कब होने वाला है, वो सेल के टाइम होने वाला है। तुमने गुड्स बेचा हुआ है तो तुमको कैश रिसीव होने वाली है, तो तुम बोलोगे कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, कैश को डेबिट किया ना, इसका मतलब डिस्काउंट को भी डेबिट ही करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करूंगा। सिर्फ ये डिस्काउंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, दिस इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, दिस इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि कैश इज रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट मस्ट बी अलाउड। अपना छोटा सा एग्जांपल याद रखने का। एग्जांपल क्या बोला था मैं तुम लोगों को, एग्जांपल बोला था कि कैश अगर मम्मी है तो डिस्काउंट उसके पीछे बैठा हुआ, बाइक पे पीछे बैठा हुआ, स्कूटर पे पीछे बैठा हुआ बच्चा है, तो जहाँ पे मम्मी जाएगी वहाँ पे बच्चा जाएगा। तो कैश डेबिट में तो डिस्काउंट डेबिट में, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट क्रेडिट में। सिर्फ बच्चा स्कूटी पे कैसे बैठा है, उल्टा बैठा है, मम्मी आगे देख रही है, बच्चा पीछे बैठ रहा है, पीछे देख रहा है।
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैश को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट, कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट। लेकिन कैश को डेबिट किया मतलब कैश इज कमिंग इन, तो डिस्काउंट का नाम क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। और कैश को क्रेडिट किया मतलब कैश इज गोइंग आउट, तभी क्या बोलना पड़ेगा, कैश गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट इज रिसीव्ड, क्योंकि वो एक्जैक्टली उल्टा बिहेव करता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव सीन, कैश और से कैश परचेस नहीं तो कैश सेल्स, जीएसटी नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का प्रॉब्लम दिया हुआ है। सेकेंड टाइप का सिचुएशन मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, जीएसटी अभी भी नहीं है, जीएसटी है लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं है, मतलब सिर्फ परचेस और सेल का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, अभी तक हमने पेमेंट किया ही नहीं है और जीएसटी बोला हुआ है। तो क्या याद रखना पड़ता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, जो बचेगा उसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस, बट दिस इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उसके ऊपर दो भाई लोग आएंगे, अगर परचेस वाला रहेगा तो इनपुट और सेल्स वाला रहेगा तो आउटपुट, तो ये इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी ऐसा हो सकता है, नहीं तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होगा, ऐसा होगा डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर परचेसिंग और यू आर सेलिंग। फिर जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी। सो द लॉजिक इज लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, फिर आएगा इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर आएगा सीजीएसटी और उसी के ऊपर आएगा एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एंट्री कैसे होगा, अगर परचेस करते रहोगे तो एंट्री हो जाएगी गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। उसका अमाउंट कौन सा लेने का, ये वाला अमाउंट लेने का, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जो भी कोई सप्लायर रहेगा अपना क्रेडिटर रहेगा उसका नाम, सो क्रेडिटर और सप्लायर अकाउंट, उसको हम लोग ये वाला अमाउंट कंसिडर करेंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 2 and 3 अमाउंट यहाँ से आएगा और 4 का अमाउंट यहाँ से आएगा। ये अगर परचेस किया रहेगा तो, और अगर सेल किया रहेगा तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, एंट्री होगा डेटर कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर और डेटर अकाउंट डेबिट, उसको 4 वाले अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या, टू सेल्स अकाउंट, उसको 1 वाले अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। Okay, so this is how the things will be considered when it comes to transaction which involves trade discount, doesn't involve cash discount and it includes GST। तो GST को एडजस्ट करना करेगा तो इस तरह से वर्किंग होता है। फिर और एक टाइप का ट्रांजेक्शन सिखाया था जिसके अंदर क्या आया था, जिसके अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट भी आया था और कैश डिस्काउंट भी आया था और GST भी आया था, ऐसा सब चीज़ें रहेगी। तो क्या करने का वो भी आपको सिखाया था मैंने। तो वहाँ पे कैसे वर्किंग किया था हम लोगों ने, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो जो बचेगा उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। फिर जो तुम्हारा सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा वो हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर आ जाता है। ओके, फिर जो तुमको मिलेगा दैट विल बी इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। और बाद में तुमको जब डिस्काउंट आएगा कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट जो रहता है ना, दैट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट, इसके ऊपर कैलकुलेट करने का नहीं। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब क्या कंसिडर करने का है आपको, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला पॉइंट कंसिडर करो, मतलब ये वाला, इसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट आता है। जीएसटी के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट डिस्काउंट देने वाला नहीं है। आपको डिस्काउंट देने का दे दो, अपने प्राइस में से दे दो, लेकिन हमारे प्राइस में से डिस्काउंट देने का नहीं, जीएसटी में से डिस्काउंट देने का नहीं, इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको तो रिकॉर्ड करते ही नहीं, इसको रिकॉर्ड करते ही नहीं है। इनवॉइस प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो है वो अपना परचेस नहीं तो सेल का ट्रांजेक्शन है। तो सपोज अगर परचेस का ट्रांजेक्शन रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, परचेस का ट्रांजेक्शन रहेगा, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फटाफट से, डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो एंट्री कैसे होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, वो कितना, ये वाला अमाउंट, और परचेस के साथ कौन आता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये 2 नंबर का अमाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये 3 नंबर का अमाउंट। ओके, और अभी अपने को क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है, और हम लोग कैश पे करने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा टू कैश अकाउंट, ये 4 नंबर का अमाउंट, क्योंकि उतना कैश हमने पे किया हुआ है, एंड टू
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि रूल क्या है अपना, जहां पे कैश जाएगा वहां पे डिस्काउंट जाएगा। कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ता है, और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट मस्ट बी रिसीव्ड, क्योंकि वो उल्टा बैठा हुआ बच्चा याद रखने का, तो उसका अमाउंट ये वाला अमाउंट आएगा। ओके, सो 5 नंबर का अमाउंट यहाँ पे आएगा। और अगर सेम ट्रांजैक्शन सेल्स का रहेगा तो एंट्री कैसे होगा अपना, कस्टमर अकाउंट डेबिट। अभी कस्टमर तो है नहीं क्योंकि उसने कैश पे किया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट कौन सा, 4 नंबर का। अभी कैश इज कमिंग इन तो डिस्काउंट उसके साथ डेबिट हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का नाम क्या बन जाएगा, डिस्काउंट इज अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उसको 5 नंबर का अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। 2 क्या रे, 2 सेल्स अकाउंट, वो 1 नंबर का अमाउंट। 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 नंबर का अमाउंट। 2 आउटपुट SGST अकाउंट, 3 नंबर का अमाउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट है, मतलब देयर इज नो टेंशन, जितना पैसा था सारा का सारा पेमेंट करके हो गया, काम खत्म कर दिया, पेंडिंग रखा नहीं है कुछ भी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ही नहीं। इसके पहले का अमाउंट कौन सा था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का था, ये भी सीखा के हो गया अपना। फिर हमने एक सबसे डिफिकल्ट पॉइंट किया था, कल का प्रॉब्लम 8वां प्रॉब्लम था, उसके अंदर 2 बार ये पॉइंट मैंने करके दिखाया था, तो उसके हिसाब से कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, GST भी है, तो वर्किंग कैसे करने का, तो वहाँ पे याद कर रखने का, लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो बचेगा उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस के ऊपर GST कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो आएगा उसको बोलते हैं टोटल इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग GST। फिर बाद में क्या करने का रहता है, ये जो तुम्हारा इंक्लूडिंग GST का प्राइस है उसमें से थोड़ा अमाउंट अगर कैश में मिल गया है, थोड़ा उसने पेंडिंग रखा हुआ है, या फिर थोड़ा हमने पे किया है, थोड़ा बाद में पेमेंट करने वाले हैं, परचेस सेल रहेगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो इन दैट केस अपने को उसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा अमाउंट है कौन सा वाला, एक्सक्लूडिंग GST का अमाउंट है। ओके, इसका भी सेग्रीगेशन करोगे तो भी अच्छा है, इधर से सेग्रीगेशन कर दो, क्या नहीं इसमें से कैश में कितना है और क्रेडिट में कितना है। ओके, तो उसके ऊपर CGST कितना है और उसके ऊपर SGST कितना है, तो तुम्हारा इंक्लूडिंग GST कितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। ओके, सिंपल ऐसे ही कर दो, यहाँ से मत कर दो, सेग्रीगेशन शुड बी डन फ्रॉम एक्सक्लूडिंग GST के अमाउंट से ही सीधा उसका सेग्रीगेशन कर दो, दैट इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट थिंग फॉर यू टू डू। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर एंट्री कैसे करने का अपने को, अगर परचेस रहेगा, परचेस रहेगा तो क्या करने का, हम लोग परचेस कर रहे हैं मतलब गुड्स आर कमिंग इन, सो परचेस अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का गुड्स परचेस किया हम लोगों ने, हमेशा याद रखो परचेस अकाउंट नहीं तो सेल्स अकाउंट शुड बी ऑलवेज एक्सक्लूडिंग GST, मतलब ये वाला अमाउंट कंसिडर करने का, ये वाला अमाउंट। ओके, पहला अमाउंट। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ फर्स्ट थिंग। ओके, उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी परचेस कर रहे हैं मतलब अपने को कैश पे करनी पड़ेगी, परचेस कर रहे हैं मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST भी पे करना पड़ेगा, तो बोलूंगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। इनको कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा, नंबर 2 और नंबर 3। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कैश पे कर रहे हैं, थोड़ा कैश डिस्काउंट ले रहे हैं और ऊपर से बाकी का अमाउंट पेंडिंग रखने वाले, तो मैं बोलूंगा 2 क्या रे, 2 कैश अकाउंट, वो ये वाला अमाउंट कंसिडर करने का है। 2 क्या रे, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इधर का अमाउंट लेने का पड़ेगा, पॉइंट नंबर 5। और सबसे लास्ट में आएगा, अभी मेरा कर्सर थोड़ा एडजस्ट करता हूं मैं, 2 सप्लायर अकाउंट, क्योंकि हमने उसके पास से गुड्स परचेस किया हुआ है, और सप्लायर का अमाउंट कितना कंसिडर करना पड़ेगा तुम लोगों को, इधर का जो भी कुछ अमाउंट रहेगा ना, ये वाला अमाउंट इंक्लूडिंग GST वाला सप्लायर का क्रेडिट वाला अमाउंट जो रहेगा वो कंसिडर करना है, मतलब इट विल बी एंट्री अमाउंट नंबर 6, तो अमाउंट नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा। वही अगर ट्रांजैक्शन सपोज तुम्हारा सेल का रहेगा तो एंट्री कैसे करोगे आप लोग, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट के लिए अमाउंट नंबर 4 पकड़ना पड़ेगा, कैश को डेबिट किया मतलब डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसको नाम रखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वो अपना 5 नंबर का एंट्री वहां पे आ जाएगा, अमाउंट वहां पे आ जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, 2 और डेटर भी है अपना, सो कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर बोलो या फिर डेटर बोलो, क्योंकि उसने अपने को पैसा पूरा दिया हुआ नहीं है, सो आई से कस्टमर अकाउंट डेबिट। उसके लिए 6 नंबर का अमाउंट कंसिडर करने का, 2 सेल्स अकाउंट,
उसके लिए अपना 1 नंबर का अमाउंट कंसिडर करने का, टू आउटपुट CGST उसके लिए 2 नंबर का अमाउंट, और टू आउटपुट SGST उसके लिए 3 नंबर का अमाउंट कंसिडर करने का। दिस इज अ सिंपल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। आई होप इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ से ही उसको सीधा 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज गोइंग टू बी मोर ईजी फॉर यू टू डू। ओके, मतलब आपको समझने को भी ईजी जाएगा कि जैसे ही एक्सक्लूडिंग GST है ना, वहीं से अगर अपने को पता है कि आधा पैसा दे रहा है, आधा पैसा नहीं दे रहा है, या फिर 1/3 दे रहा है और 2/3 नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो पहले से ही जैसे ही तुम्हारा अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST मिल जाएगा, तभी उसका 2 पार्ट कर देने का, कैश में कितना है और क्रेडिट में कितना है, सिंपल, और टोटल में कितना है। तो कभी कभी टोटल का अमाउंट यूज़ करने का, कभी कभी इनपुट इनर कॉलम का कैश एंड क्रेडिट वाला अमाउंट यूज़ करने का है। कैश का अपने को 2 अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, डिस्काउंट का कितना है और कैश पेड का कितना है, नहीं तो कैश रिसीव्ड का कितना है। और क्रेडिट का अपने को एक ही अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट रहेगा वही। दिस इज ऑल द थिंग्स आर ओके। उसके बाद में हमने और क्या देखा था, उसके बाद में हमने कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देखे हुए थे, फिर छोटे छोटे पॉइंट देखे थे। तो पहला पॉइंट कौन सा था, जस्ट अ मिनट, यस, पहला पॉइंट कौन सा था, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, जिस ट्रांजैक्शन में अगर डेबिट कैश को हुआ रहेगा, जिस ट्रांजैक्शन में अगर डेबिट कैश को हुआ रहेगा तो क्रेडिट बैंक को होता है, और अगर डेबिट बैंक को हुआ रहेगा तो क्रेडिट कैश को होता है, तो उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री कंसिडर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा एंट्री का स्पेशलिटी क्या है, एक डेबिट कैश को हुआ रहेगा तो क्रेडिट बैंक को, डेबिट बैंक को हुआ रहेगा तो क्रेडिट कैश को, ऐसे ही वर्किंग करना पड़ता है। और कॉन्ट्रा एंट्री में फिर जर्नल में LF कॉलम में हम लोग C लिखते हैं, अगर याद रहेगा तो। ओके, एक तो सिर्फ C लिखो, नहीं तो ब्रैकेट में C लिखो, नहीं तो सर्कल करके C लिखो। मतलब हम लोग अपने आप को बता रहे हैं कि इसका सेकेंड इफेक्ट किसी दूसरे बुक में नहीं है, बल्कि इसका सेकेंड इफेक्ट हमारे ही इसी जर्नल के अंदर मिलने वाला है, लेजर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फिर एक पॉइंट आया था, कौन सा, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसे ट्रांजेक्शन आए थे। सर हाँ, तो ठीक है ना, विड्रॉ किया ना, मतलब बैंक इज द गिवर, सो बैंक इज द गिवर एंड कैश इज कमिंग इन, मतलब सर ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, क्योंकि विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन विड्रॉन फ्रॉम बैंक के आगे क्या बोला है, आगे बोला है फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज बोला है तो जरा संभल के, देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बिजनेस के बैंक से पैसा तो निकला, लेकिन बिजनेस के कैश बॉक्स में पैसा नहीं आया हुआ है, बल्कि वो पैसा कहां पे चला गया है, घर पे चला गया है। सो बिजनेस के बैंक से निकला और बिजनेस के कैश बॉक्स में आया, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और बिजनेस के बैंक से निकला लेकिन बिजनेस के कैश बॉक्स में नहीं आया, घर के कैश बॉक्स में गया है, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का एंट्री होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा था बैड डेट्स रिकवर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है, हमने किसी को गुड्स बेचा है और हम उसके पास पैसा मांगने को जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा दे ही नहीं रहा है। फिर हमने बहुत सारा और पैसा मांगा, एक दिन वो गायब ही हो गया। अब क्या करने का, पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो हम बोले कि ठीक है अभी जाने दो, अपना नुकसान हो गया करके एक्सेप्ट कर दो, हम लोग उसको बैड डेट करके राइट ऑफ कर देंगे, पैसा गया अपना। ऐसा करके हमने अपने डेटर को कैंसिल कर दिया अपने बुक्स में से। फिर 1 महीना गया, 2 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गया, बाद में कभी तो वो वापिस आया और उसने अपने को पैसा दे दिया। तो हम बोले कि ठीक है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, एंड X इज द गिवर, नहीं तो Y इज द गिवर, नहीं तो Z इज द गिवर, कुछ ना कुछ तो उसका नाम है, तो क्रेडिट द गिवर कर दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा मत कर दो सर, बराबर ही तो है ना, कैश इज कमिंग इन एंड X इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। मैं बोलूंगा येस, लेकिन ये X कौन है, ये X अच्छा वाला डेटर है, नॉर्मल वाला डेटर है कि गड़बड़ वाला डेटर है, ये गड़बड़ वाला डेटर है, इसको हमने अपने बुक्स में से पहले कैंसिल कर दिया है, बैड डेट करके राइट ऑफ किया हुआ है, और बाद में वो पैसा दे रहा है, मतलब बैड डेट इज रिकवर्ड। तो मुझे एंट्री करना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ओके, यहां पे पार्टी का नाम भूल जाने का रहता है, क्योंकि वो पार्टी अच्छा वाला डेटर नहीं है। अच्छा डेटर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे अपने बुक्स में उसका अकाउंट है, उसने पैसा दिया है करके, अपने बुक्स में उसका जो अकाउंट था उसको हमने राइट ऑफ करके कैंसिल किया हुआ है, तभी उसका अकाउंट ही नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, लेकिन X का अकाउंट है ही नहीं ना, अब करूँ तो क्या करूँ। मैं बोलूंगा ठीक है, फिर किसने दिया, बैड डेट ने दिया, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अगला पॉइंट कौन सा सीखा था मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट सिखाया था। जरा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी खतरनाक पॉइंट था। अक्रूवल नाम का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं।
मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसा एडजस्टमेंट आया था, तब मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। सिंपल लॉजिक याद रखो, अगर आप कैश पे गुड्स परचेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट पे परचेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। मतलब परचेस टू कैश ये एंट्री बराबर है, परचेस टू क्रेडिटर ये भी एंट्री बराबर है। अगर कैश परचेस रहेगा तो पहला एंट्री, क्रेडिट परचेस रहेगा तो दूसरा एंट्री। क्रेडिट परचेस किया रहेगा तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सर जब तक पेमेंट नहीं करूंगा तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हम बोलते हैं नहीं, ट्रांजैक्शन हो गया है, तुम्हारे ऊपर पैसा देने का जिम्मेदारी आ चुका है तो चुपचाप से इसको रिकॉर्ड करो। हिस्ट्री इज क्रिएटेड, नाउ रिकॉर्ड इट। डोंट से दैट सर हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड व्हेन पेमेंट इज मेड। एट दैट टाइम सेकंड हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, कि पहला हिस्ट्री कौन सा रहेगा, परचेस किया, दूसरा हिस्ट्री कौन सा रहेगा, 3 महीने के बाद पे किया। तो तुमको दोनों लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे है, अगर तुम एक्सपेंसेस को पे करते हो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस टू कैश। सर अभी तक पे नहीं किया हुआ है, अच्छा तो ड्यू डेट आ गया क्या उसका, तूने उसको प्रॉमिस किया था कि अभी पेमेंट करने वाला हूँ। अगर ड्यू डेट आया रहेगा तो ऐसा मत बोलो कि सर जब पे करूंगा तब आराम से रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, अभी पे करना चाहिए था क्योंकि ड्यू डेट आ चुका है, या फिर क्योंकि उसका लायबिलिटी आ चुका है, लेकिन अभी तक तुमने पे नहीं किया हुआ है तो वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के बाहर खड़ा है मतलब क्या बोलना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग है। तो एंट्री हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। मतलब जो खर्चा रहेगा जिसका लायबिलिटी अपने सिर पे आ चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग समथिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह जो भी कुछ रहेगा वो, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो खर्चा रहेगा वो खर्चे को डेबिट करो और आउटस्टैंडिंग खर्चे को क्रेडिट करो। जिस किसी खर्चे के अकाउंट के नाम के पहले या फिर बाद में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, ड्यू, अनएक्सपायर्ड, रिसीवेबल, पेएबल ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं तो समझ जाने का नॉमिनल अकाउंट नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट है। मतलब वर्कर ने काम करके दिया है, पैसा देने का बाकी है। वर्कर इज द गिवर ऑफ वर्क एंड वेजेस इज अवर एक्सपेंडिचर। तो एंट्री किया है वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह वगैरह। ओके, तो उसको रिकॉर्ड करने को सीखने का था। और लास्ट में क्या सिखाया था आपको, गुड्स के कुछ स्पेशल अकाउंट आए थे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स के बेसिकली 4 अकाउंट रहते हैं, कौन से, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। लेकिन कभी कभी गुड्स का आना या फिर जाना परचेस की वजह से नहीं है, सेल्स की वजह से नहीं है, परचेस रिटर्न की वजह से नहीं है, सेल्स रिटर्न की वजह से नहीं है, बल्कि गुड्स का आना या फिर जाना शायद डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से है, स्टोलन बाय थेफ्ट की वजह से है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की वजह से है। तो फिर आपको परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये अकाउंट यूज करके नहीं चलेंगे, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या फिर गुड्स स्टोलन अकाउंट, या फिर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। जैसा आप अलग अलग अकाउंट बना गए हो, जहाँ पे परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न है वहाँ पे उसी का अकाउंट यूज करो। जहाँ पे गुड्स तो इन्वॉल्व हुआ है लेकिन परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं है, वहाँ पे स्पेशल अकाउंट क्रिएट करके सॉल्व करो। दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड द डिफरेंट पॉइंट्स। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द टॉपिक ऑफ जर्नल। तो नाउ यू कैन सी व्हाट हैज़ हैपेंड। हमने पहले चैप्टर के ऊपर 5 लेक्चर डाले थे, दूसरे चैप्टर पे 9 लेक्चर डाले थे, और अभी मेरा जर्नल के ऊपर का ये 14वां लेक्चर है, काफ़ी बड़ा लेक्चर है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, अभी आपका सब मिलेगा 28 लेक्चर हो गया और आपका 3rd स्टेप पूरा हो चुका है बाबा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या चालू करूँगा, लेजर टॉपिक चालू करूँगा। सो अब मिलेंगे कभी मंडे को, तब क्या बात करेंगे हम लोग, लेजर की बात करेंगे। लेजर में क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, कंप्लीटली नया टॉपिक। दिस इज प्राइम बुक ऑफ एंट्री एंड दिस इज सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। तो जर्नल में से लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग नहीं होगा, बाकी के एंट्री का पोस्टिंग होगा। वो कैसे करने का अभी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।